हाँ जी। तो हम बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे 2 दिन से। एक बार मैं रिवीजन करवा दूं आपको बीकानेर की हिस्ट्री का वापस फटाफट। हमने पढ़ा था कि बीकानेर के प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो बीकानेर के प्राचीन नाम एक तो जांगल देश था और एक राती घाटी था। और जांगल देश की राजधानी कौन सी होती थी? अहिछत्रपुर। और बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। और जांगलधर बोलते थे, इसलिए यहाँ के राजाओं की उपाधि हो गई थी जांगलधर बादशाह। और पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि कर्ण सिंह के बाद में ये उपाधि लगानी शुरू की थी। फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बिक्का। बिक्का में हमने पढ़ा कि एक दिन उसके पिताजी जोधा जी ने उसको ताना मार दिया, तो इसलिए वो अपने भाई अपने काका कांदल और छोटे भाई बिद्दा को लेके वहां से 1465 में निकल जाता है। करणी माता के आशीर्वाद से वो लोग यहाँ का इलाका जीतते हैं। 1472 के अंदर कोडमदेश्वर में उसको राजा घोषित किया जाता है। और फाइनली 1488 में वो अखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना करता है। इसलिए अखा तीज को बीकानेर में सेलिब्रेशन मनाया जाता है, बीकानेर स्थापना दिवस के रूप में, फाउंडेशन डे के रूप में। और इस दिन वहां पर पतंगे उड़ाई जाती है। ये बातें मैंने उस दिन आपको बताई थी। फिर हमने और पढ़ा कि बीका का जो राज तिलक, मैंने एक बात बताई थी कि जो पांडु गोदारा थे वो बीका का राज तिलक करते हैं। उसके बाद से ये बीकानेर में एक परंपरा पड़ी कि जो गोदारा जाट होंगे वही बीकानेर के राजा का राज तिलक करते थे, जो पांडु गोदारा की डायरेक्ट लीनियज के अंदर आते थे। जब जोधा की मृत्यु के बाद सातल राजा बने, सातल के बाद उसका छोटा भाई सुजा राजा बना, तब बीका जोधपुर पर अटैक कर देता है राजचिन्ह प्राप्त करने के लिए। सुजा की माता जसमादे, जो कि जोधा जी की हाड़ी रानी थी, वो समझौता करवाती है और बीका को कई राजचिन्ह दे दिए जाते हैं, जैसे नागणची माता के 18 हाथों की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, हड़बू जी की कटार आदि दे दी जाती है। फिर बीका जो नागणची माता के 18 हाथों की मूर्ति लेके आया था, उसके लिए बीकानेर में मंदिर बनवा देता है। पहले बीका कोडमदेसर को राजधानी बनाना चाह रहा था, क्योंकि कोडमदेसर जो था वो कोडमदे जोधा जी की जो मम्मी थे उनके नाम पर बसाया हुआ था। वहां पर उसने भैरू जी का मंदिर भी बनवाया था, जो वो मंडोर से मूर्ति लेकर आया था। तो ये उसके निर्माण कार्य थे। राव लूणकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि इसने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया था और बाद में नागौर के मोहम्मद खां को हराया था। लेकिन ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। लूणकरण सर झील का निर्माता इसको माना जाता है और जयसोम ने इसकी तुलना कर्ण के साथ की है और बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। जसनाथ जी की कृपा से यह राजा बना था। जसनाथ जी जो थे उन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया, जिनका प्रिय वृक्ष जाड़ होता है, इसलिए बीकानेर के जो सिक्के थे उनके अंदर जाड़ अंकित किया जाता था। राव जेत सिंह खानवा के युद्ध में अपने बेटे लूणकरण को कल्याणमल को भेज के सांगा की सहायता करते हैं। उसके बाद में आपके राती घाटी के युद्ध में 1534 में हुमायूं के छोटे भाई कामरान को हरा देते हैं। कामरान इससे पहले भटनेर पर कब्जा कर लेता है। इस युद्ध की जानकारी हमें बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जेत सिरो छंद से मिलती है। कालांतर में पाहेबा के युद्ध में 1541 में मालदेव के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। इस युद्ध से पहले अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास भेजकर सहायता मांगी थी। राव कल्याणमल गिरिशुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करके मालदेव को हराते हैं और बीकानेर पर कब्जा कर लेता है। कालांतर में 1570 में अकबर के नागौर दरबार में हाजिर होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। बीकानेर का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उसके दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज जो थे, उन्हें अकबर अपने साथ ले जाता है। कल वाली क्लास में हमने और पढ़ा कि राय सिंह जी को बाद में जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था और पृथ्वीराज राठौड़ जो था वो अकबर के दरबार का एक अच्छा लेखक हुआ था। राय सिंह जी के बारे में हमने पढ़ा था कि 72 से 74 तक ये जोधपुर के प्रशासक थे। उस समय गुजरात से एक विद्रोही भागकर इधर आया था, इब्राहिम मिर्जा, जिसे कठौली के युद्ध के अंदर राय सिंह ने हराकर पंजाब की तरफ भगा दिया था। उसके एक भाई हुसैन मिर्जा को जब गुजरात के अंदर मिर्जा विद्रोह दबाने के लिए गए थे, तब राय सिंह ने ही मारा था। 1574 के बाद जब राय सिंह को यहाँ का प्रशासक हट गया था और बीकानेर का राजा बन गया था, उसके बाद उसे चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। और सोजत जो कि चंद्रसेन के भाई राम के बेटे कल्ला के पास था, इसने छीन लिया था। लेकिन सिवाना जो कि चंद्रसेन पत्ता राठौड़ को देकर गया था, नहीं छीन पाया था। 1576 में शाहबाज खान ने फिर सिवाना पर कब्जा किया था। इसे सिरोही के राजा सुल्तान के खिलाफ भी भेजा गया था और इसने सुल्तान और जालोर के ताज खान दोनों से बात करके अकबर की अधीनता स्वीकार करवा दी थी उनको। अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इन सब चीजों से। 1577 में इसको 51 परगने भेंट दिए गए थे। यह जहांगीर का और ज्यादा विश्वास पत्र था और जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह के समय इसे राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसका प्रमोशन करते हुए 4000 से बढ़ाकर इसको 5000 का मनसबदार बना दिया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। 1589 से 94 तक जूनागढ़ किला बनाया गया था। इसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो कि संस्कृत भाषा में और जैता नाम के जैन मुनि ने लिखी थी। इसके सूरज पोल पर चित्तौड़ के तीसरे साके की 2 बहादुर योद्धा जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। ये जूनागढ़ किला।
इसे मुंशी देवी प्रसाद जो हुए उन्होंने इसे राजपूताने का कर्ण कहा है। खुद बहुत अच्छे विद्वान थे, पुस्तकें लिखी, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और एक ज्योतिष की किताब, श्रीपति की जो ज्योतिष की बुक थी उस पर बाल बोधिनी नाम की टीका लिखी। इसके दरबार में जयसोम थे जिन्होंने इसके मंत्री करमचंद पर बुक लिखी और करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम है जिसमें लूणकर्ण की तुलना कर्ण के साथ में की गई है तथा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, अर्थात हारे हुए शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करने वाला। दक्षिण भारत में कहीं पर फोक को देखकर राय सिंह द्रवित हो जाते हैं और दोहा बोलते हैं कि तू सैंदेसी रूखड़ो और मैं परदेसी लोग, माना अकबर तेरी आन तू क्यों आयो फोक। ये उस बंदे की राष्ट्रवादी सोच को दर्शाता है। इनके छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ थे जो अकबर के दरबार में थे। अकबर ने उनको गागरोन का किला दिया था। उन्होंने अपनी बेहद प्रसिद्ध पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। इसके अलावा कई पुस्तकें और भी लिखी इन्होंने, गंगा लहरी, दसम भागवत दुआ और दशरथ वराउत। इनकी सबसे फेमस बुक यही हुई थी ये आपके वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसके बारे में दुर्सा आढ़ा कहते हैं कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। जेम्स टोड कहते हैं कि इसमें 10,000 घोड़ों का बल है। इन पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी एक कविता के अंदर स्थान दिया है। उस कविता का नाम है पिथल और पाथल। ये खुद पिथल नाम से रचनाएं रखते थे, इसलिए उस कविता में नाम पिथल कर दिया गया और पाथल महाराणा प्रताप कर इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार को बताया गया है। एलपी तेसितोरी जो कि एक भाषाविद हुआ करता था, इटली के उदीने शहर का रहने वाला था, बीकानेर के अंदर 1915 से 1919 तक रहता है और बीकानेर में कई महत्वपूर्ण खोजें, कई पुस्तकों की जानकारियां वह बंदा दे के जाता है। वह पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहता है कि वह डिंगल का होरेस है। होरेस जो कि एक रोमन पोइट हुआ करते थे। जेम्स टोड कहते हैं कि जिस प्रकार ट्यूडर वंश के जो लोग थे और ट्यूडर वंश के लोगों ने न केवल योद्धा थे वो राजकुमार, बल्कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। पृथ्वीराज राठौड़ कुछ वैसा ही था। इनकी एक ये काम जो किया था वो बुक इस रूप में सामने है बाद में, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये इन्हीं की भाई आपके एलपी तेसितोरी के बारे में है। विजय धर्म सूरी एलपी तेसितोरी के गुरु हुआ करते थे। महाराजा कर्ण सिंह 1644 के मतीरे की राड में नागौर के अमर सिंह को हरा देता है। इन्हें राजस्थान के बाकी राजाओं ने अटक नदी के तट पर जय जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। कर्ण सिंह ने खुद ने एक बुक लिखी थी साहित्य कल्पद्रुम, और ये मैंने बताया था कि ये जो जय जंगलधर बादशाह की उपाधि है इसकी जो जानकारी है वो में सूख सप्तति नाम की बुक है जो चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कर्ण सिंह के बेटे अनूप सिंह ने उसका राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। बड़ा अजीब बात है कि अनुवाद करने वाले उस महान विद्वान का हमें नाम नहीं पता है, पर उसने इस उपाधि का प्रयोग किया जो आप अंतिम लाइनों में देख रहे हो, जहां उसने लिखा है कि जी हाँ था राजा कर्ण जंगल को पतिसा, तो जंगलधर बादशाह उपाधि यहीं से उठाई हुई है। तो वो सूखकारी का नाम से बाद में उसका अनुवाद किया गया था आपने। गंगाधर मैथिल इनके दरबार में थे जिन्होंने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक पुस्तक लिखी थी। कौशिक भट्ट इनके दरबार में थे जिन्होंने कर्ण वंतस नाम की पुस्तक लिखी थी। हमने पढ़ा कि केसरी सिंह और पदम सिंह दो कर्ण सिंह के पुत्र थे जिन्होंने औरंगजेब के साथ में उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर भाग लिया था और धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। और खजुआ के युद्ध के अंदर जब वो वापस आए थे तो उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उनके बख्तरों की धूल जड़ी थी। कर्नल पाउलेट कहता है कि पद्म सिंह उसी प्रकार था जैसे इंग्लैंड का राजा रिचर्ड हुआ था, जिसे लोइन हर्ट के नाम से जाना जाता है। वो अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद हमने अनूप सिंह पढ़ा जिनको औरंगजेब ने साउथ इंडिया में जीतने की वजह से माही मरातिब की उपाधि दी थी। कालांतर में रतन सिंह और गज सिंह नाम के राजाओं को भी सेम उपाधियां मिली थी। दक्षिण भारत में रहते हुए वहां से खूब सारी मूर्तियां, खूब सारी किताबें लेके आया था। इवन कुंभा के म्यूजिक लिटरेचर जितना है वही लेके आया था और बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बनवाई थी और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था जिसमें हेरंब गणपति की मूर्ति है, जिसका मतलब होता है शेर पर सवार गणेश जी महाराज। अनूप सिंह ने खुद ने कई किताबें लिखी थी, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। अनुपोदय जो कि आपके गीत गोविंद पर एक टीका लिखी हुई है। उसी के दरबार में महान संगीतज्ञ भाव भट्ट थे जिन भाव भट्ट ने एक किताब लिखी थी संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। गार्डन वीरभाण ने उसके जब वो युवराज था उस समय में कुंवर अनूप सिंह वेल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अनूप सिंह के बारे में ये घटनाएं हमने पढ़ी। चित्रकला का विकास भी इसके टाइम में हुआ था, मैंने कहा था आगे पढ़ाएंगे। सूरत सिंह, जुम्मा जुम्मा 3 बातें। 1805 में बटनेर पर कब्जा किया, हनुमानगढ़ की मंगलवार की वजह से हनुमानगढ़ नाम रखा। 1814 में चूरू पर अटैक किया, शोजी सिंह चूरू का सामंत था, उसने चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, बीकानेर से काशीनाथ ओझा गया, उधर से चार्ल्स मेडकोफ आया ही था। 2 बार जॉर्ज थॉमस ने इसके टाइम में हमला किया था और गिंगोली के युद्ध में इसने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था। रतन सिंह 1829 में बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के गज सिंह से हार गया था। ये किसी भी रियासतों के बीच में होने वाला राजस्थान का अंतिम युद्ध था। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने इनमें समझौता करवाया। समझौते में अंग्रेजों का प्रतिनिधि ट्रेवेलियन आया था और लेफ्टिनेंट बोयलो ने इस समझौते का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था, इसे रतन बिहारी का मंदिर कहते हैं। 1837 में अपनी गया यात्रा के समय फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लगाने का प्रयास करता है और दयालदास इंडाहिच को कह के
बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक लिखवाता है, जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है, जिसमें न केवल बीकानेर के राठौड़ों का बीका से लेकर सरदार सिंह तक वर्णन है, बल्कि जोधपुर के राठौड़ों की भी अहम जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। गंगा सिंह जी के बारे में सीधी सीधी बात, 1899 में छपनिया काल को ढंग से सेटल किया, अंग्रेजों ने कैसर हिंद दिया। 1899 1900 में चाइना के अंदर जाके बॉक्सर विद्रोह को दबा के अंग्रेजों ने चीन वॉर मेडल दिया। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 16 में बीएचयू के लिए मदन मोहन मालवीय को पैसे दिए। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जो ऊंटों की सेना थी, इसे गंगा रिसाला कहा जाता है, वो गई थी। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर भाग लिया था इन्होंने। 1921 में जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, उसके पहले चांसलर बनाए गए थे। और उसके बाद में आपके जब पेरिस शांति सम्मेलन से लौट रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को एक रोम नोट लिखा था, इसमें भारत के लिए स्वशासन मांगा था। 27 में गंग नहर लेके आए थे, इसका इंजीनियर आपके कंवर सेन हुआ करता था, और इसको गंगा नहर की वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड पर उसका उद्घाटन किया था। मदन मोहन मालवीय उसके मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद आपके लालगढ़ पैलेस अपने पिता के नाम पर बनवाया था। देशनों का करणी माता का मंदिर, गोगामेड़ी का गोगा जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवा दिया था। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा दिया था।